वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नेहा डिजिटल कॉमर्स। आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग के बारे में। देखिए, व्यापम जो है एक पोस्ट निकाला है सब ऑडिटर का जो प्योर कॉमर्स के लिए, और उसमें सिलेबस में जितना भी सिलेबस दिया गया है वो सारा आपका कॉमर्स से रिलेटेड है। तो उसी के पोर्शन में एक आता है आपका बैंकिंग। तो आज हम बैंकिंग के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। बैंकिंग को समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बैंक क्या होते हैं। बैंक आपके एक ऐसे कैश के मैकेनिज्म होते हैं जो आपके पूरे ऑल ओवर कंट्री में मनी के सप्लाई को क्रिएट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। देखिए, अगर हम सिंपल वर्ड में कहें, बैंक कैन बी डिफाइन अ बिजनेस एक्टिविटी। ये बिजनेस एक्टिविटी करता है, और क्या एक्टिविटी है इसका कि ये मनी को एक्सेप्ट करता है, सेव करता है, और मनी को इंडिविजुअल क्या करता है, ऑन करता है बाय ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो banking system can be defined as a mechanism through money supply of the country is created and control। ये क्या करता है कि पूरे ऑल ओवर कंट्री में मनी को क्रिएट करता है और कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर बात आता है कि ये क्रिएट और कंट्रोल कैसे करता है। तो क्रिएट और कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक्ट बने हुए जिसको हम कहते हैं द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जो कि आपके आरबीआई द्वारा डिफाइन किया गया है। और इसके अंदर में वही आपके बैंक कहलाते हैं जो कि आपके अंडर सेक्शन 5C के अंदर में डिफाइन किए गए हैं। वैसे ही आपके कंपनी और ऐसे कंपनी को हम बैंक कहते हैं जो आपके आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 5C के अंदर डिफाइन किए गए हैं। अब आगे बात किया जाता है कि आपका बैंकिंग सिस्टम का हिस्ट्री क्या है। अगर हम बैंकिंग सिस्टम की हिस्ट्री को डिफाइन करें तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला प्री इंडिपेंडेंस, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। फर्स्ट फेज जिसको हम कहते हैं प्री इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के पहले का। आज़ादी जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, तो 1947 के पहले जो हमारे बैंकिंग सिस्टम इंडिया में काम करते थे उसको हम एक फेज मानते हैं, पहला फेज प्री इंडिपेंडेंस का। उसके बाद 1947 के बाद से बैंकिंग सेक्टर में धीरे धीरे कुछ कुछ रिफॉर्म होना स्टार्ट हुए जिसको हम कहते हैं सेकेंड फेज। सेकेंड फेज आपका 1947 से 1991 तक आपका सेकेंड फेज चला। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड फेज। थर्ड फेज आपका 1991 के बाद और अब तक जितने भी आपके ईयर हैं उन सभी को हम थर्ड फेज में काउंट करते हैं। तो अब इन तीनों फेज में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, क्या रिकमेंडेशन आई, क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे बैंक नेशनलाइज हुए, कौन कौन से बैंक के इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कब प्राइवेट बैंक आए, इन सभी के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस फेज जिसको हम कहते हैं बिफोर 1947। याद रखिएगा 1947 1947 के पहले जितने भी आपके बैंक रेगुलेट हुए थे, ये बैंक जितने भी बनाए गए थे वो सारे आपके ब्रिटिश रूल के अंतर्गत बनाए गए थे। सेकेंड फेज में इसको नेशनलाइज किया गया था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी आजादी के पहले बैंक की स्थापना की गई थी वो सभी बैंक जो है ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश किए गए थे। इस चरण में या फिर इस फेज में सबसे आपका विशेषता ये थी कि इसमें लार्ज नंबर में आपके जो बैंक है वो आपके इस्टेब्लिश हुए जो कि आपके 600 से भी ओवर थे। अब इसमें देखिए कुछ ऐसे बैंक हैं जिसको मैंने लॉजिकल ऑर्डर में असेंबल किया हुआ है, आप इसको चाहें तो अच्छे से याद भी कर सकते हैं। इस फेज में जो आपका फर्स्ट फेज है इसमें कुछ बैंक इस्टेब्लिश हुए थे जिसमें से आपका द बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में, ये फर्स्ट बैंक है। जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में, बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1814 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ये जो तीन बैंक है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक है, ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इनमें से मोस्टली क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। इलाहाबाद और अवध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी जो बैंक है हमारे आजादी के पहले ही इस्टेब्लिश हो गए थे, बाद में आगे चल के इनको नेशनलाइज किया गया था। विथ ईयर यहाँ पर सारे बैंक आपको दिए गए हैं। अब इसके बाद देखिए फर्स्ट बैंक जो हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था वो था आपका द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये आपका फर्स्ट बैंक था। इसके बाद द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश 3 प्रेसिडेंट बैंक जिसको हम कहते हैं बैंक ऑफ बंगाल। जो मैंने अभी आपको 3 बैंक जो अंडरलाइन करवाए थे जो मुंह सैंड नहीं करके,
वो इसलिए करवाए थे क्योंकि ये तीन बैंक आगे चल के हमारे एसबीआई बने। जो आज हम एसबीआई देखते हैं वो यही तीन बैंक हैं, जिनमें से पहला है आपका बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ये तीन बैंक जो है आपके स्टैब्लिश हुए थे। इनको पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। आगे चल के 1955 में इसको नेशनलाइज करके इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके आपको कर दिया गया एसबीआई। उसके बाद जो आपका अवध बैंक था, ये आपका फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक है इंडिया में। 1935 में आरबीआई was formed based on recommendation of Hilton Young Commission। ये ध्यान रखिएगा कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन से आरबीआई की स्थापना हुई और कब स्थापना हुई। तो आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई, जो भी आपका हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। ठीक है। अब इसमें जो है आपका जो फर्स्ट फेज था, इसमें मेन दिक्कत ये था कि इस फेज में बहुत सारे बैंक स्टैब्लिश तो हो गए थे, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाए थे, जिसके कारण क्या हो रहे थे, स्मॉल साइज में आपके छोटे छोटे जो बैंक थे वो धीरे धीरे आपके फेलियर होने लगे और धीरे धीरे वो बैंक जो है वो खत्म होने लगे। ये रहा आपका फर्स्ट फेज। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड फेज की। सेकेंड फेज जो है आपका 1947 से 1991 तक आपका चला। इस फेज में जो है मोस्टली काम ये किया गया था कि जो हमारे ब्रिटिश रूल में बैंक बने थे, उन बैंकों को आगे चल के सेकेंड फेज में नेशनलाइज किया गया। देखिए, ब्रॉडली द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द फेज इज द नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, फर्स्ट फेज में जितने भी बैंक बने थे वो ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग बने थे। तो सेकेंड फेज में उन ब्रिटिश रूल को हटाकर उनको नेशनलाइज राष्ट्रीयकृत किया गया हमारे इंडिया में। अब देखिए, विद द वे ऑफ इकोनॉमी प्लानिंग और नेशनलाइज एमर्ज एज अ इफेक्टिव मेजर। ये जो है आपका नेशनलाइज इसलिए किया गया ताकि हमारे इंडिया की सही इकोनॉमी प्लानिंग की जा सके और उसका अच्छे तरीके से जो है प्रभाव को कैद किया जा सके। अब इसमें आता है 1949 में जो आरबीआई है फर्स्ट आपका नेशनलाइज हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, लेकिन ये नेशनलाइज हुआ आपका 1949 में। जैसे आपका जो एसबीआई है वन 1955 में आपका नेशनलाइज हुआ। ये पहले इंपीरियल बैंक था फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में इसको 1955 में नेशनलाइज किया गया। ये कुछ आपके लॉजिकल डेटा है या फिर आपके न्यूमेरिकल डेटा है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद आगे चल के ऐसे 14 कमर्शियल बैंक हैं जिनको 19 जुलाई 1969 में नेशनलाइज किया गया था। इस समय हमारे जो है इंडिया के पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अब वो कौन कौन से बैंक थे वो देखिए। आगे चल के 6 ऐसे और बैंक है जिनको नेशनलाइज किया गया। पहला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, केनरा बैंक, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक। ये 14 ऐसे बैंक है जिनको 19 जुलाई 1969 को नेशनलाइज किया गया था। आगे चल के 6 ऐसे और कमर्शियल बैंक है जिनको नेशनलाइज किया गया अप्रैल 1988 में। वो बैंक थे आपके आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक। ये बैंक आगे चल के और भी आपके नेशनलाइज किए गए। अब इसके बाद देखिए सेकेंड फेज में कुछ आपके रिकमेंडेशन आई थी, जिसमें देखिए मैन विल द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी नरसिम्हा की दो आपके नरसिम्हा वन और नरसिम्हा टू, ये दो आपके कमेटी बने थे जिन्होंने कई रिकमेंडेशन दिए और उनके कई रिकमेंडेशन से कई बैंक और कई आपके एक्ट जो है वो रेगुलाइज किए गए। इन्होंने क्या किया, आरआरबी को इन्होंने रिकमेंड किया, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक को रिकमेंडेशन दिया, जिसके अकॉर्डिंग टू 2 अक्टूबर 1975 को इसको क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द आरआरबी वाज द सर्वर ऑफ द लार्ज अनरिजर्व पॉपुलेशन ऑफ द रूरल एरिया एंड प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका जो मेन रीजन ये था आरआरबी को इस्टेब्लिश करने का, क्योंकि हमारे देश में अधिकतर जो जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती है और गांवों में निवास करने के कारण उनमें फाइनेंशियली जो इंडिपेंडेंसी है या फाइनेंशियल जो नॉलेज है उनके पास नहीं होता। इसीलिए 2 अक्टूबर 1975 को आपके आरआरबी की स्थापना की गई।
इसके साथ ही कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी आपके बैंक जो है वो इस्टेब्लिश किए गए, जैसे कि आपके एग्रीकल्चर के लिए आपका नाबार्ड बना, हाउसिंग के लिए आपका एनएचबी बना, फॉरेन एक्सचेंज के लिए आपका क्या बोलते हैं एक्जिम बना, और इंडस्ट्रियल के लिए आपका सीडीबी बना। ये जो नाबार्ड है ये एग्रीकल्चर के लिए है, एक्जिम जो है आपके फॉरेन एक्सचेंज वगैरह के लिए, एनएचबी हाउसिंग के लिए, और सीडीबीआई आपके इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। ये खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि चार ऐसे सेक्टर थे जिनके लिए अलग से बैंक की स्थापना या अलग से ग्रुप की स्थापना की गई थी। अब आते हैं हम लोग थर्ड फेज में। थर्ड फेज आपका बियॉन्ड 1991 से नाउ तक, मतलब अभी तक जितने भी आपके रिफॉर्म हुए हैं वो सारे आपके थर्ड फेज में काउंटिंग होते हैं। देखिए सबसे पहले, दिस फेज इज रिमार्केबल बोथ इन द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द बैंक विद द लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब इसमें ज्यादातर उदारीकरण को प्राथमिकता दी गई, जिसमें प्राइवेट बैंक को भी ज्यादा सपोर्ट किया गया। कंसिडरेशन दिस 1991 नरसिम्हा कमिटी gives its recommendation to allow entry the private sectors players into the banking system। बैंकिंग सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है या प्राइवेट अथॉरिटी के जो बैंक है उनको अलाउ किया गया, किसके अकॉर्डिंग, आपके नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन पर। इसमें जो है न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक जो है आपके एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, इन सबको लाइसेंस दिया गया था आपका 1990 में। इसके बाद सर्वल आपके जो कई ऐसे पब्लिक सेक्टर के बैंक थे जिनको मर्ज कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर में। आरबीआई जो है इंट्रोड्यूस किया पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो अभी आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक, एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो देखते हैं, वो सब आपके आरबीआई द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 एंड 15 के अराउंड। इसमें जो है आपके डिजिटल रिवोल्यूशन, जिसमें आपके यूपीआई भीम या फिर गूगल पे, फोन पे जो आप यूज करते हैं, ये सारे इसमें आपके चेंजेस आए। आरबीआई इशू अ लाइसेंस टू बैंक अंडर सेक्शन 2021 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसमें जो है आपका जो प्राइवेट बैंक है उनको लाइसेंस देना शुरुआत किया गया था सेक्शन 22(1) के अकॉर्डिंग। ये था आपके तीन फेज। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक में हम दो बैंक पढ़ते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड एक अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड जिसमें आपके संगठित बैंक होते हैं, जिसमें आते हैं आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, और एनबीएफसी। एनबीएफसी जिसको हम कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और अनऑर्गेनाइज्ड बैंक जो कि आपके संगठित नहीं होते उनको हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड बैंक। अब इसके आता है आपका कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक में दो टाइप है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। शेड्यूल के अंदर में आपके पास आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आरआरबी और फॉरेन बैंक। इसके अलावा दो बैंक और आते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, जो कि अभी प्रचलन में आपके चल रहे हैं। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। देखिए इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बैंक और कॉमर्शियल बैंक ये दो अलग अलग चीज हैं। देखिए बैंक, हालांकि हम दोनों को एक ही तरह से जो नॉर्मली बोलचाल में बात करते हैं ये समझते हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो बैंक जो है एक पेड़ है और कॉमर्शियल बैंक उसकी शाखा है। बैंक जो है केवल रेगुलेशन का काम करता है, और जो कमर्शियल बैंक है वो एक्सेप्ट डिपॉजिट या फिर लोन ये सभी ऑफर करता है, लेकिन बैंक जो है सिर्फ रेगुलेशन और डेवलपमेंट का काम करता है। जैसे टर्म्स बैंक इज ब्रॉड अम्ब्रेला दैट द कवर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या करता है, बैंक जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उन सभी को ये क्या करता है, लाइसेंस करता है और कंट्रोल करता है। कॉमर्शियल बैंक स्पेसिफाइड टाइप ऑफ दैट बैंक ऑपरेट प्रॉफिट एंड सर्व जनरल पब्लिक एंड बिजनेस। जो जनरली प्रॉफिट या बिजनेस के लिए जो काम करते हैं उनको हम कहते हैं कॉमर्शियल बैंक। ये वेरीज होता है आपके रेगुलेशन में, डेवलपमेंट में और सोशल वेलफेयर में, जबकि इनका काम क्या होता है, कमर्शियल बैंक का केवल प्रॉफिट डिवाइड करना। अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक क्या करते हैं, अदर बैंक्स द गवर्नमेंट एंड स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज होते हैं, जबकि ये आपके पब्लिक, स्मॉल बैंक, कॉर्पोरेशन सभी हो सकते हैं। ये रेगुलेट होते हैं सेंट्रल बैंक से और आरबीआई से। और कमर्शियल बैंक आपके बैंकिंग और स्पेसिफाइड बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग आपके रेगुलेट होते हैं। सेंट्रल बैंक इसमें आरबीआई आते हैं, और इसमें आपके एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक जो है आते हैं। अब कंफ्यूज मत होइएगा बैंक और कमर्शियल बैंक में। अब बात करते हैं फंक्शन आपके बैंक के। अगर हम फंक्शन की बात करें कि क्या क्या कार्य होते हैं बैंक के,
तो बैंक के दो कार्य होते हैं या दो फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन जिसको आप मुख्य कार्य कह सकते हैं, सेकेंडरी फंक्शन जिसको आप अन्य कार्य कह सकते हैं या द्वितीय कार्य भी कह सकते हैं। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जिसमें आपका सेविंग, फिक्स्ड, करेंट और रिकरिंग तीनों आते हैं। ग्रांटिंग लोन, जिसमें ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज लोन, ये सब आपके ग्रांटिंग में आते हैं। सेकेंडरी फंक्शन ये एजेंसी की तरह काम करता है, ट्रांसफर फंड करता है, कलेक्ट और चेक करता है, प्रोडिकल पेमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, प्रोडिक कलेक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, लॉकअप फैसिलिटी, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर, डीलिंग विथ फॉरेन एक्सचेंज, ये इसके सेकेंडरी काम है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक के। टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक में जैसे हमने दो मेन टाइप पढ़े, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल। शेड्यूल मतलब जिसको हम कहते हैं अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक। अधिसूचित मतलब जो आपके आरबीआई के अंदर में शेड्यूल है या लिस्टेड है, उन्हें हम कहते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक। देखिए, लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, this bank must meet minimum capital requirement and cash borrow from the RBI। जो आरबीआई के द्वारा लिस्टेड हैं, जिन्हें आरबीआई के द्वारा निर्धारित की गई कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम कहते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अब इसमें आपके कई टाइप आते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, जिनका पूरा पावर या फिर जिनके पास पूरा पूरा आपका जो शेयर है पब्लिक के हाथ में होता है, उसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें आपके एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो जिसमें आपका फुल ऑफ शेयर किसी प्राइवेट हाथ में हो या निजी हाथों में हो, उसको हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे कि आपका एचडीएफसी, आईसीआईसी और एक्सिस बैंक। फिर आते हैं हम लोग फॉरिजन बैंक। फॉरिजन बैंक मतलब विदेशी बैंक, जिनका हेडक्वार्टर हमारे लोकल इंडिया में हो लेकिन ऑपरेशन जो है वो बाहर होता है, उसको हम कहते हैं फॉरिजन बैंक, जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर और सिटी बैंक, ये जो है आपके फॉरिजन बैंक है। आरआरबी, जिसको हम कहते हैं रीजनल रूरल बैंक, ये जो है खास तौर पे आपके रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के लिए या फिर छोटे लोन के लिए ये काम करते हैं। अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में 43 आपके आरआरबी जो है इंडिया में एक्सिस्ट हैं, जिनमें आपके एग्जाम्पल की बात करें तो असम ग्रामीण विकास बैंक, वडोदरा यूपी बैंक, कर्नाटका ग्रामीण बैंक, ये सब आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं। इस चीज में ध्यान में और रखिएगा, आरआरबी में जो है आपका कैपिटल का रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बैंक के हाथ में, जिसमें आपका 50% सेंट्रल बैंक के पास होता है, 15% आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास और 35% बैंक के पास होता है। अपने कैपिटल को ये तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये तीन रेशियो में डिवाइड करते हैं। फिर आता है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये क्या करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट जो आपके लोन की तरह में देते हैं, इसको हम कहते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें एग्जांपल के एयू स्मॉल स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जवल आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर हम बात करते हैं पेमेंट्स बैंक की। पेमेंट्स बैंक मतलब जो सिर्फ आपके डिपॉजिट और पेमेंट का ही काम करे, जो आपको लोन प्रोवाइड नहीं करते, उनको हम पेमेंट्स बैंक कहते हैं। जिसमें आपका एग्जांपल के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक। ये जो एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक है, ये आपका लेटेस्ट पेमेंट्स बैंक है, जो अभी आपका अर्ली में इस्टेब्लिश हुआ है। They are established in state laws and the register the Cooperative Society Act 1912। ये जो आपके पेमेंट्स बैंक हैं, ये आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग आपके इस्टेब्लिश होते हैं और रजिस्टर किए जाते हैं। इसके बाद नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक मतलब जो आपके आरबीआई के अंदर लिस्टेड नहीं है या आरबीआई से कंट्रोल नहीं होते, उनको हम कहते हैं नॉन शेड्यूल बैंक। ये जो हमने टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक पढ़ा, ये उसके हिंदी में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। आई होप आपको जो बैंकिंग सिस्टम है पूरा समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।